brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आपने ऐसे मामलों के बारे में तो कई बार सुने होंगे जिसमें कुछ लोग किसी पहाड़ी इलाके में, बर्फीले इलाके में गए, ग्लेशियर के इर्द गिर्द गए और वहाँ कोई बर्फीला तूफान आया, लोग उस तूफान के नीचे दब गए, फिर कई साल बाद जाकर उनकी लाशें बरामद हुई। इस तरह के मामले तो आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा भी कोई केस सुना है जिसमें कोई मुकदमा यानी केस वही बर्फ के नीचे दफन हो जाए और उसका खुलासा होने में कई साल लग जाएं? आज आपको एक ऐसी ही अनोखी और हैरान करने वाली कहानी मैं सुनाऊंगा। अब जब बात बर्फीली वादियों की, ग्लेशियर की हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि इस कहानी की लोकेशन क्या हो सकती है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर, जिसे जमीन का जन्नत भी कहा जाता है। तो उसी जम्मू कश्मीर की यह कहानी है। हुआ यूं, आज से कई साल पहले 1998 में अगस्त के महीने में 4 लोग कुछ मवेशी खरीदने के लिए जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में गए थे। इन 4 लोगों के नाम हैं मोहम्मद अली, हाजी अनायत। ये मोहम्मद अली और हाजी अनायत करगिल के रहने वाले थे और इनके साथ 2 लोग सहयोगी के तौर पर गए थे, असिस्टेंट के तौर पर, जिनके नाम हैं शेरो अली और नज़ीर अहमद। ये नज़ीर अहमद और शेरो अली ये कठुआ के रहने वाले थे, किश्तवाड़ ज़िले में पड़ता है। और ये चारों लोग गए थे 1998 में जम्मू कश्मीर के और ऊपरी इलाके में, जिसे वारवान का इलाका कहते हैं। ये वारवान का जो इलाका है ये कोई मामूली इलाका नहीं है। इस इलाके में जहाँ पर ये लोग गए थे वो तकरीबन 14.5 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। यानी आप समझ सकते हैं एक ऐसी जगह है जहाँ ठंड तो बेहद होती ही है और ये इलाका अक्सर बर्फ से ही ढका हुआ रहता है। अब ये लोग इन इलाकों में गए थे कुछ मवेशियों की यानी भेड़ बकरियों की खरीदारी करने के लिए, लेकिन अगस्त के महीने में गए और उसके बाद अगस्त का महीना ख़त्म हो गया, सितंबर आ गया, अक्टूबर आ गया, ये लोग वापस नहीं लौटे। हालांकि घर वालों ने इतना इंतज़ार नहीं किया। जब इन्होंने वापसी की जो तारीख बताई थी उस तारीख पर जब वो लौट कर नहीं आए तो घर वालों ने फ़ौरन पुलिस में इत्तला दी, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और इसके बाद पुलिस ने इन 4 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद इनकी तलाश शुरू कर दी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस इलाके में ये गए थे, वारवान का इलाका, वो इलाका चूँकि काफ़ी दुर्गम, मुश्किल माना जाता है, तो पुलिस को, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को ये लगने लगा कि शायद ये लोग किसी हादसे, कोई एवलॉन्च, जिसे कहते हैं ना कि भूस्खलन कह लें या कह लें कि बर्फीले पहाड़ या बर्फीले तूफान का शिकार हो जाना, ये किसी ऐसे हादसे का शिकार हो गए होंगे, ऐसा पुलिस को शुरुआती जांच में लग रहा था। पुलिस एज्यूम करके चल रही थी। लेकिन बाद में कुछ मुखबिरों के ज़रिए पुलिस को ये जानकारी मिली कि ये लोग किसी हादसे का शिकार नहीं हुए हैं, बल्कि इन 4 के 4 लोगों का कत्ल कर दिया गया है। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़े जुर्म की खबर अब पुलिस को मिल चुकी थी। अब चूंकि मामला कत्ल का था तो पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश जो है और शिद्दत से शुरू करने का फैसला किया। जिन मुखबिरों ने पुलिस को ये जानकारी दी थी कि इन 4 लोगों की हत्या हो चुकी है, उन्हीं मुखबिरों ने पुलिस को ये भी बताया कि इन 4 के कातिल जो हैं वो 3 लोग हैं और ये तीनों लोग बंजारा जो जाति या जनजाति कह ले उससे ताल्लुक़ रखते हैं। यानी ये लोग नोमैडिक लोग हैं, ये एक जगह टिकते नहीं हैं, आज यहाँ कल वहाँ, ये घूमते रहते हैं। और उनकी पहचान भी बताई। उनकी पहचान के मुताबिक ये 3 लोग जो थे जिन पर कत्ल का इल्ज़ाम था या शक था, उनके नाम हैं मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद फ़रीद, ये दोनों कठुआ के हैं, और एक शख्स है अब्दुल अज़ीज़, ये सांबा का है। तो इनके बारे में पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस को जब जानकारी मिली तो पुलिस ने पूरा जोर लगाया और आखिरकार 1 साल बाद, तकरीबन 1 साल बाद, 25 अप्रैल 1999 को जो 4 लोग गुम हुए थे उसके 1 साल के तकरीबन बाद 25 अप्रैल 1999 को इन 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया।
क्योंकि पुलिस को मुखबिर इनके बारे में दावे से बता रहे थे और पुलिस के पास कुछ और भी संकेत थे। लेकिन इनको गिरफ्तार करने के बाद इनसे पुलिस ने पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद इन्हें पुलिस ने फाइनली जेल भी भिजवा दिया। लेकिन चूंकि इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे तो इनको फौरन जमानत भी मिल गई। और एक तरह से देखा जाए तो पुलिस की ये कोशिश इस मर्डर केस को सुलझाने की वो नाकाम हो गई, क्योंकि जिन लोगों को पकड़कर पुलिस ने पूछताछ की उन लोगों ने बिल्कुल सिरे से इनकार कर दिया, मना कर दिया कि नहीं साहब, हमने तो मारा नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं। और इस तरह से ये मामला जो है वो पुलिस के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। लेकिन चूंकि कत्ल का मामला था और इतनी आसानी से इस मामले को जो है छोड़ा नहीं जा सकता, तो पुलिस जो है इस मामले की तफ्तीश करती रही और 1999 से लेकर 2007 यानी इसके बाद 8 साल पुलिस ने इस मामले की जांच की। जांच करने के बाद, पूरी ताकत लगा देने के बाद भी पुलिस को इस मामले में और कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। न तो मरने वालों की लाश बरामद हो सकी, न कोई ऐसा एविडेंस मिल सका जिससे ये पता चल सकता कि यही तीनों लोग हैं जिन्हें हमने पकड़ा था, उन्होंने ही चारों का कत्ल किया है। इस तरह के भी कोई एविडेंस नहीं मिले। तो फाइनली 1999 से लेकर 2007 8 साल बाद इस मामले में आखिरकार अनट्रेस्ड रिपोर्ट लगा दी गई। अनट्रेस्ड रिपोर्ट मतलब ऐसा मामला, ऐसी रिपोर्ट जो अनट्रेस्ड हो, जिसे ट्रेस न किया जा सके, जिस तक पहुंचा न जा सके। एक तरह से देखा जाए तो ये पुलिस की हार या कानून की हार या उसके निकम्मेपन को उजागर करता है। इसे फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं। और इस तरह की रिपोर्ट लगाती तो बेशक पुलिस है, लेकिन उसे एक्सेप्ट तभी किया जाता है जब उसमें कोर्ट की मंजूरी हो, यानी जो अदालत है वो भी इस बात से कन्विंस्ड हो जाए, मुतमईन हो जाए कि हाँ, इस मामले में पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी, अब ये मामला सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि सारे सबूत पुलिस ने ढूंढ लिए, कोई भी ऐसा पहलू जो है पुलिस ने अनछुआ नहीं रखा, तो इसलिए इस मामले को बंद किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर अनट्रेस्ड रिपोर्ट बनाने में कोर्ट के मुहर की दरकार होती है, ज़रूरत होती है। इस मामले में भी आखिरकार अनट्रेस्ड रिपोर्ट लगा दी गई और ये केस हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। तकरीबन 8 साल बाद, अगर मैं तफ्तीश मतलब जहां से गिरफ्तारी हुई वहां से अगर गिनूं तो 8 साल बाद। तो खैर ये बंद तो हो गया, लेकिन इसके बाद फिर 4 साल और गुजरे, यानी साल 2011 आ गया और 2011 में 9 सितंबर को इस मामले में फिर से एक मेजर ट्विस्ट आया। अब आप पूछेंगे, जो केस बिल्कुल ही बंद कर दिया गया, जिसकी तफ्तीश रोक दी गई, उस मामले में कोई ट्विस्ट कैसे आ सकता है? तो उसका जवाब यह है कि 9 सितंबर 2011 को उसी वारवान इलाके में गए कुछ लोगों को कुछ इंसानी हड्डियों के टुकड़े मिले, कुछ कंकाल मिले। और ये कंकाल कहाँ मिले? ये कंकाल जिस जगह मिले उस जगह का एग्जैक्ट लोकेशन है या नाम है कनीताल ग्लेशियर। ये कनीताल ग्लेशियर तकरीबन 14,550 फीट की ऊंचाई पर है, यानी बहुत ही ऊंची जगह है ये। और ग्लेशियर मतलब आप समझ सकते हैं कि बर्फ़ की बिल्कुल नदी है, घाटी है वो। और उस ग्लेशियर में, वारवान इलाके में, कुछ हड्डियां, कुछ कंकाल लोगों को मिले थे। और जब ये चीज़ें लोगों को मिली तो लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, चाहे वो एक्सीडेंट का मामला हो या मर्डर का मामला हो। अगर इंसान की मौत हुई है तो उसकी खबर पुलिस को तो होनी चाहिए। जो पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी वो फौरन मौके पर पहुंची और उन्होंने देखा कि वाकई कुछ इंसानी हड्डियां वहां मौजूद हैं और पुलिस ने उन हड्डियों को रिकवर किया और रिकवर करके उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवा दिया। अब तक इन बरामद हड्डियों का 1998 में गायब हुए 4 कारोबारियों से, व्यापारियों से कोई कनेक्शन नहीं था, ना कोई कनेक्शन जुड़ रहा था। लेकिन जब पुलिस ने फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए हड्डी के टुकड़ों को भेजा तो उसके बाद इस मामले में असली मोड़ आया, क्योंकि ये पता चल गया कि ये हड्डियां किसी और की नहीं बल्कि 4 साल पहले जो 4 लोग तकरीबन 14 साल पहले जो 4 लोग गायब हुए थे उन्हीं में से 2 लोगों के हैं। और ये नाम थे शेरो अली और नज़ीर के। बेसिकली ये शेरो अली और नज़ीर ये दोनों असिस्टेंट के तौर पर उन कारोबारियों के वहाँ ऊपर गए थे और इनके कंकाल जो है अब पुलिस के हाथ लग चुके थे, पुलिस बरामद कर चुकी थी। अब जब पुलिस ने कंकाल बरामद कर लिए और ये एस्टैब्लिश हो गया कि ये वही मरने वाले लोगों के कंकाल हैं, तो एक बात तो और क्लियर हो गई कि वो 4 लोग जिंदा नहीं हैं, कहीं गायब नहीं हुए हैं, बल्कि उनके कंकाल वहाँ पर मौजूद हैं। मतलब 4 में से 2 के हैं, तो अब ये माना जा सकता था कि शायद 2 भी ऐसे ही किसी हादसे या वारदात का शिकार हुए होंगे। तो खैर
इसके बाद जब कंकाल मिल गया और एस्टैब्लिश हो गया कि ये वही लोग हैं, तो फिर इस मामले की जांच दोबारा से रीओपन की गई, यानी दोबारा इस मामले की तफ्तीश शुरू की गई। और ये तफ्तीश जो दोबारा शुरू हुई ये 15 साल बाद हुई, यानी 15 साल बाद वो केस फिर से खुला। और इस बार जिस तरह के फॉरेंसिक एविडेंसेस पुलिस को मिले, डीएनए एग्जामिनेशन के अलावा हड्डियों पर जिस तरह के मार्क पुलिस को मिले या मौका वारदात से जो चीज़ें पुलिस को मिली, उसने पुलिस को इस बात की तरफ इशारा किया कि हो ना हो ये मामला एक्सीडेंट का नहीं बल्कि कत्ल का है, और बहुत मुमकिन है कि कत्ल के पीछे कोई लूटपाट या रॉबरी जैसी बात होगी, क्योंकि दुश्मनी वाली बात तो समझ में नहीं आती। कारोबारी लोग हैं, सुनसान बियावान पहाड़ी इलाके में गए हैं, वहाँ कोई दुश्मनी निभाने के लिए 4 लोगों की हत्या कर देगा, इस तरह का मोटिव समझ में नहीं आता है। तो रॉबरी जैसी बात ही पुलिस को लगी, और इसीलिए पुलिस ने 2012 में जब ये केस रीओपन हुआ 15 साल बाद, तो पुलिस ने इस मामले में कत्ल और डकैती का केस रजिस्टर किया। इसके बाद अब पुलिस को लगा कि एक बार फिर से उन बंजारों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है जिन पर उन्हें पहले शक था और जिन्हें पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया था। मुखबिर तो दावे कर रहे थे कि कातिल यही हैं, लेकिन पुलिस चूंकि उन बंजारों से कुछ कबूल नहीं करवा सकी, उन नोमैडिक लोगों से कुछ कबूल नहीं करवा सकी, तो उस समय वो केस बंद हो गया था। लेकिन अब जब डेड बॉडी रिकवर हो गई तो इसके बाद पुलिस को लगा कि अब उनसे फिर से एक बार पूछताछ बहुत ज़रूरी है। मगर यहाँ एक बड़ी पेंच थी, बड़ी दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि जिन लोगों को अब पुलिस तलाश रही थी, एक तो इस केस को कई साल गुजर चुके थे, 15-16 साल, ऊपर से इन लोगों का कोई पक्का पता या ठिकाना तो होता नहीं। ये खाना बदोश किस्म के लोग हैं, आज यहां कल वहां, तो इसलिए इनकी लोकेशन पुलिस को नहीं मिल पा रही थी। ये वही 3 लोग थे, रफीक, फरीद और अजीज। तो पुलिस अब इनकी तलाश करने लगी और आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई। पुलिस ने इनकी लोकेशन तलाश ली और इनको कठुआ के हीरानगर इलाके से पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। इसमें मोबाइल ट्रैकिंग का भी बड़ा सिग्निफिकेंट रोल रहा। इसके अलावा कुछ ऐसे मुखबिर जो इनकी लोकेशन के बारे में जानते थे या इनके बारे में, इनके वेयरअबाउट्स के बारे में जिन्हें पता था, उनसे पूछताछ हुई। फिर इनके जो दूसरे ट्रेल्स होते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने के जो दूसरे निशान या एविडेंस होते हैं, कहीं कुछ खरीदारी करना, कहीं किसी कैमरे पर इनको देखा जाना या कहीं कुछ लोगों से इनकी बातचीत होना, इस तरह के तमाम छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन गैदर करके पुलिस ने कठुआ के हीरानगर से इन 3 लोगों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। और इस काम में पुलिस को तकरीबन 15 से 16 साल लगे। रीओपन केस हुआ उसके बाद। अब जब इनसे दोबारा पूछताछ हुई तो इस बार ये तीनों के तीनों लोग टूट गए, क्योंकि इस बार पुलिस के पास कंकाल के तौर पर, डीएनए रिपोर्ट के तौर पर कुछ सबूत भी थे। और पुलिस ने जब इस बार इनसे सख्ती की तो इन लोगों ने ये मान लिया कि उन्हीं तीनों ने मिलकर आज से तकरीबन 15-16 साल पहले 1998 में 4 लोगों का कत्ल किया था। अब जो इस मामले की जांच कर रहे थे पुलिस इंस्पेक्टर मंजूर हुसैन, उनकी अगुवाई में 25 लोगों की एक टीम बनाई गई। और ये टीम जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों से पहाड़ की चढ़ाई चढ़ती हुई 4 दिनों तक ट्रेकिंग करती हुई पहुंची उसी बारवान इलाके के उस ग्लेशियर तक, कनीताल ग्लेशियर तक, जहां पर ये 2 कंकाल या 2 इंसानी हड्डियों के टुकड़े बरामद हुए थे। अब 25 लोगों की वो टीम वहां पहुंची और वहां से पुलिस ने इन लोगों को, इस बार पुलिस लेकर गई थी जो लोग गिरफ्तार हुए थे, इनकी निशानदेही पर पुलिस ने वहां से कुछ और इंसानी हड्डियां, कुछ कंकाल, एक पासबुक, मरने वाले लोगों में से एक शख्स का आई कार्ड, ये सारी चीज़ें वहाँ से बरामद की। सोचिए, तकरीबन 15 से 16 साल बाद ये सारी चीज़ें वहाँ बर्फ़ में अभी भी जस की तस दबी हुई थी। कुछ चीज़ें, कुछ एविडेंसेस ऐसे थे जो वक्त के साथ ख़त्म हो गए थे, लेकिन जो चीज़ें रिकवर हुई उसमें हड्डियाँ, पासबुक, आई कार्ड, इनका तो मैंने जिक्र किया, ये सारी चीज़ें वहाँ मिली। इसी के साथ ये भी क्लियर हो गया कि इनकी निशानदेही पर वो चीज़ें वहाँ से बरामद हुई, तो एक एविडेंस ये भी बना कि ये लोग उस कत्ल में शामिल थे। अदरवाइज ये कैसे बता सकते थे कि और हड्डियां, पासबुक और दूसरी चीज़ें कहाँ पर पड़ी हुई हो सकती हैं। और वो ऐसा दुर्गम इलाका है जहाँ पहुँचने में, पैदल ट्रेकिंग करके वहाँ तक जाने में ही 25 सदस्यीय पुलिस टीम को 4 दिन का वक्त लग गया। और आखिरकार ये तफ्तीश का सिलसिला चलता रहा और अब जाकर इस मामले में पुलिस ने इस केस को पूरी तरह से सुलझाने में कामयाबी हासिल कर ली है।
और 3 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही 4 लोगों की जो गुमशुदगी है उसको कत्ल के मामले में तब्दील कर दिया है। इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो चारों के चारों लोग अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि इन तीनों ने उन चारों की हत्या कर दी थी। अब हत्या के पीछे वजह क्या है? वजह है 2.5 लाख रुपए। ये 2.5 लाख रुपए ये चारों कारोबारी लेकर मवेशियां खरीदने के लिए ऊपरी इलाके में गए थे, लेकिन वहाँ पर ये जो खाना बदोश किस्म के लोग हैं, इनको इन रुपयों का लालच आ गया और उन्हें लगा कि ये 2.5 लाख रुपए वो हथिया सकते हैं बगैर कोई मवेशी बेचे हुए या दिए हुए, और इसी इरादे से उन्होंने उस सुनसान जगह पर उन चारों की एक एक करके हत्या कर दी। सबसे पहले ये जो फरीद नाम का एक खाना बदोश शख्स पकड़ा गया है, इसकी नज़ीर नाम के एक कारोबारी से लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, और उसके बाद उन्होंने पहले नज़ीर की हत्या कर दी। अब जब एक हत्या हो गई तो इन खानाबदोश लोगों को, इन तीनों बंजारों को ये लगा कि ये अगर बाकी के 3 लोग नीचे जाकर ये बता देते हैं कि एक शख्स की हत्या हो गई है तो फिर हम पकड़े जाएंगे। इसी वजह से बाकी इन तीनों लोगों ने मिलकर बाकी के जो 3 लोग जीवित थे, जिनका मैंने पहले जिक्र किया है, एक बार फिर से नाम बताऊं आप लोगों को, मोहम्मद अली, हाजी अनायत, शेरो अली, ये 3 लोग, इन 3 लोगों की बाकी 3 खानाबदोश लोगों ने मिलकर हत्या कर दी और उनकी लाशें जो है वो वहाँ से गुजरने वाले पानी के चश्मे में, यानी आप उसे कह सकते हैं बरसाती नाला या पहाड़ी नाला, उसमें फेंक दी। जब बेहद ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो ये जो चश्मे हैं वो भी जम जाते हैं, ग्लेशियर बन जाते हैं, और वहाँ पर फिर जो भी चीज़ जिस हाल में होता है उसी हाल में एक तरह से देखा जाए तो प्रिजर्व हो जाता है। तो यही वजह है कि इतने सालों तक वहाँ पर वो लाशें जो है वो बेशक कंकाल में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन उनका ढांचा, हड्डियाँ और कुछ दूसरे बिलोंगिंग्स मौजूद थे। और आखिरकार एक केस जो ऑलरेडी बंद हो चुका था, मर्डर का केस, वो केस रीओपन हुआ कई सालों के बाद, और पूरे 26 साल के बाद उस मामले को पुलिस जो है पूरी तरह से सॉल्व करने में कामयाब रही। तो ये थी पूरी कहानी, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि किस तरह से बर्फ़ के नीचे दबी लाशों के साथ साथ एक केस जो बर्फ़ के नीचे ही दब गई थी, उस केस को भी पुलिस ने पूरे 26 सालों के बाद सुलझाने में कामयाबी हासिल की। और ये एक ऐसा मामला था जिसे पुलिस ने अपनी तफ्तीश के बाद नाकाम होकर बीच में एक बार क्लोज कर दिया था, बंद कर दिया था, लेकिन उसके बाद जब केस रीओपन हुआ तो फिर इस मामले का खुलासा हुआ। इस कहानी पर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से तकरीबन 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर से, कनाडा से भारत में एक मर्डर को, एक सुपारी किलिंग को, एक टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया। अगर आप उस कहानी को देखना, सुनना, समझना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में आप उस स्टोरी को सुन सकते हैं। जिन लोगों ने उस स्टोरी पर कमेंट्स किए हैं, आइए उनमें से कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ता हूं, जैसा कि मैं अक्सर करता हूं हमारी परिपाटी के मुताबिक। 1 सेकंड का मुझे वक्त दीजिए जी। तो कुछ कमेंट्स हैं। पीके चंद्रा ने कमेंट किया है, नमस्ते सुप्रतिम भाई। उन्होंने लिखा है लव फ्रॉम सिक्किम, PD प्रबी एनीवे, इनिशियल नेम जो है वो तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सरनेम जो है छेत्री है, तो मिस्टर छेत्री ने लव फ्रॉम सिक्किम लिखा है, थैंक यू वेरी मच। विजेंद्र सिंह जी का कमेंट है, शमीम अहमद साहब हैं, और राशिदुनिया कुछ इस तरह से नाम है। मैं नाम और सरनेम चूंकि एक साथ है और आईडी ही है, नाम अलग से इन्होंने लिखा नहीं है, तो इसीलिए मैं जो है वो नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। इन्होंने ये पॉइंट आउट किया है, एक बात कही है कि होटल और होटल स्टाफ जो लोग हैं उनका आईडी प्रूफ, एड्रेसेस, टेलीफोन नंबर, ये सारी चीज़ें रखते हैं, और मैंने उस पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया या नहीं बताया। बिल्कुल, जब पुलिस तफ्तीश करती है तो इस तरह के माइन्यूट चीज़ें भी निकालती हैं। यही वजह है कि पुलिस ये जो शूटर्स आए थे उनकी आइडेंटिटी, पहचान पता करने में कामयाब हुई। तो अब उन लोगों ने एग्जैक्ट अपने नाम पते दिए थे या झूठे दिए थे ये मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके उन शूटर्स को पहचान लिया था। DS भक्ति ये एक आईडी है, इन्होंने राधे राधे जी लिखा है, मेरी ओर से भी राधे राधे आपको। इसके अलावा पुनीत हियर के नाम से एक आईडी है, विंटेज कलेक्शन इज़ रियली लुकिंग ब्यूटीफुल, इन्होंने लिखा है। उमेश भुइयाँ जी हैं, चरण स्पर्श उन्होंने किया है, बड़ा अभी दुख आ गया है मेरे साथ। अच्छा, इनकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ है तो उमेश जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब कुछ जल्दी अच्छा हो, ठीक हो, आप हौसला रखिए, सुख दुख जीवन का हिस्सा है। नसीम हैदर साहब ने भी कमेंट किया है, और फ़िदा हुसैन
ने अपनी बात रखी है। अहमद पठान, बुधिराम जी ने भी कमेंट किया है। सायरा समथिंग, लास्ट में रविंद्रा भी लिखा हुआ है। सुप्रदीप जी, कनाडा के साथ भारत का एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, सिर्फ आपके जानकारी के लिए साझा किया है। थैंक यू वेरी मच इस जानकारी के लिए। ऑब्वियसली मतलब मैं अगर कैमरे के इस पार हूँ और आप कैमरे के उस पार हैं तो सारी जानकारी मेरे ही पास होगी। मुझे कभी ऐसी गलतफहमी नहीं रही, इसीलिए जो बात मैं नहीं जानता हूँ वो मैं खुलकर आप लोगों से कहता हूँ। और ऐसे भी जब हम क्राइम तक फैमिली की बात करते हैं तो मुझे ये स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं है कि किसी चीज़ की अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, होना चाहिए। तो आपने बताया, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद दिलशाद ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। नसीर अहमद साहब जगदीश के चांडीगढ़ रेगुलर कमेंट करते हैं। एक हमारे दर्शक हैं, उनका नाम समथिंग सुरेंद्र सिंह बिश्नोई या ऐसा कुछ है। इन्होंने कहा कि आपकी क्राइम की कहानी सुनाने का तरीका बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। राजेंद्र जी ने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। एक हमारे दर्शक हैं, मोरिश नाम है, उन्होंने भी कमेंट किया है। अशोक कहाट, इन्होंने कहा है कि लगता है आपको हमारा कमेंट पहुंच नहीं रहा है सर, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। हालांकि जब इन्होंने ये बात लिखी कि उनका कमेंट हम तक नहीं पहुंच रहा है, प्लस एक पॉजिटिव आंसर दिया कि नो प्रॉब्लम, तो वो बात मेरे दिल को छू गई। हालांकि आप सारे लोगों के कमेंट्स मेरे दिल को छूते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो उनको मैंने लिख कर भी जवाब दिया है अशोक जी को। बहुत बहुत स्वागत आपका। परूष श्रेष्ठा जी ने भी कमेंट किया है। रिजवान सैफ़ी और धंजू अनूपगढ़, बलकार सिंह धंजू अनूपगढ़ राजस्थान से हैं और उन्होंने कहा है कि इंतकाम की आग में जल रहे इंसान की कहानी है। सर जी, आपकी मातृभाषा अलग है लेकिन आप पंजाबी लोगों के नाम व उनके गोत्र बहुत अच्छे तरीके से बोलते हो, शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा धंजू साहब, मैं आपको बताऊं, मैं पंजाब में मैंने 4-5 साल अपने कामकाज के सिलसिले में गुजारे हैं, तो इसलिए मुझे पंजाबियों के बारे में भी और पंजाबी कल्चर के बारे में भी, वहाँ के सभ्याचार के बारे में भी पता है। देखिए, ये सभ्याचार भी एक ऐसा शब्द है जो पंजाब में इस्तेमाल होता है, जिसको हिंदी में सभ्यता संस्कृति कहते हैं। तो खैर, बहुत ही भारत विविधताओं का देश है और जितना आप अलग अलग जगहों पर जाएंगे, घूमेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, उतना आपको अच्छा महसूस होगा, बशर्ते कि आप चीज़ों को अप्रिशिएट करें। आजकल मैं देखता हूँ, मुझे कई बार बड़ी तकलीफ होती है। एक बात बस बताकर इस पेशकश को ख़त्म करूँगा, वो ये कि साउथ के कुछ स्टेट्स हैं जो हिंदी भाषी लोगों को पसंद नहीं करते। कई बार महाराष्ट्र में बिहार यूपी के लोगों के साथ जो है वो भेदभावपूर्ण रवैया होता है। हाल में मैं देख रहा हूँ कि बंगाल के लोग भी जो हैं वो गैर बांग्ला भाषी लोगों के साथ जो है सौतेला व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। सारे लोग नहीं, कुछ एक लोग। तो भारत जो है एक इतना खूबसूरत और अच्छा देश है, इसमें सारे लोगों की धर्म, संस्कृति, सभ्याचार, कल्चर, इन चीज़ों को स्वीकारने और उससे कुछ कुछ अच्छे गुण अपने आप में आत्मसात करने की कोशिश करना चाहिए। बजाय इसके पता नहीं क्यों लोग जो है अपनी भाषा, अपनी संस्कृति दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं और लोगों को भाषा और संस्कृति के नाम पर सताते भी हैं, परेशान भी करते हैं। तो ये मुझे बहुत दुखद लगता है, तकलीफदेह लगती है। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की पेशकश में इतना ही, फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।